ईरान के जो प्रशासन की तरफ से पुष्टि का अगर हम इंतजार करें, टीपी दागी जी आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, तो पहले प्रोबेबिलिटीज अगर देखें तो इससे 2 साल पहले या फिर हम पिछला पूरा इजराइल का इतिहास निकाल लें तो मोसाद का जो इंटेलिजेंस होता है वो पूरे विश्व में जाना जाता है कि एकदम सटीक एयर स्ट्राइक करते हैं। अगर हमास के भी आतंकियों की बात करें तो एकदम चुन चुनकर उनके लीडर्स को, बड़े लीडर्स का खात्मा जो है वो किया गया। तो इफ एंड बट और प्रोबेबिलिटीज को देखें तो बहुत संभव है कि जो इजराइल जो दावा कर रहा है उसमें कुछ सच्चाई जो है वो हो सकती है कि खमेनेई का खात्मा हो चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अगर पुराने इतिहास से देखा जाए तो जब पिछली दफा 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें युद्ध के प्रारंभ में ही उनके बहुत सारे IRGC के कमांडर और उनके साइंटिस्ट को मार दिया गया था। किसने मारा था, किसकी इंफॉर्मेशन पे मारा था? मोसाद, और प्लस थोड़ा बहुत CIA का भी सपोर्ट रहा होगा, प्लस जो उनकी एक यूनिट है इजराइल की 8200, जिनका काम भी ये है जो इंटेलिजेंस। आप जो पेजर का आपने देखा होगा कि जब लेबनान के अंदर पेजर एक साथ जो पेजर इस्तेमाल करते थे लोग, वो उनकी जेब में रख के पट गए थे और बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई थी। यानी कि टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में इजराइल का कोई समानांतर नहीं है। ऐसे ही जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्लेम किया कि खुमैनी मारे गए, तो खाली ये नहीं कह दिया कि वो मारे गए, उन्होंने साथ में बताया कि हमने 30 बम डाले, हमने जहां जहां संभावित जगह थी उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मलबे में दबी हुई लाशों के फोटो हमारे पास है, जिसमें खोमेनी का फोटो भी है। तब उन्होंने कंफर्म किया। तो एक दफा के लिए अगर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को एक तरफ रखते हुए मान भी लिया जाए तो जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे वो सही कह रहे। अच्छा, अब ईरान झूठ बोल रहा है। ईरान क्यों झूठ बोल रहा है? एक तो उनके अरागची ने कल शाम ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे 40 कमांडर मारे गए, तुम्हारा IRGC का कमांडर मारा गया, जो इनके कॉन्फिडेंट थे आयतुल्लाह खोमेनी के, वो मारे गए। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा 1-2 कमांडर मारा गया। यानी कि वो चीजों को घटा के और झूठ बोल रहे थे। और आज भी ये खबर आ रही थी कि खोमेनी ने पोस्ट किया है X के ऊपर। अगर वो मारे गए थे कल शाम तो फिर वो पोस्ट कैसे कर सकते थे? यार, ईरान का जो ये षड्यंत्र है, मुझे एक बात बता दीजिए बस, दुबई में इन्होंने हमला किया। दुबई में क्यों हमला किया? क्या वहां अमेरिका कोई मिलिट्री बेस है? और दुबई में इन्होंने होटल के ऊपर हमला किया, बुर्ज खलीफा के पास हमला किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला किया। वहां तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, वहां तो केवल कॉल ऑफ पोर्ट है जहाँ पे अमेरिका के जहाज जाके रुक सकते हैं, लेकिन मिलिट्री बेस नहीं है। वहां हमला किया। इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए इन्होंने एक आतंकी एक्ट किया। दूसरा, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर करीब करीब 3/4 की चौड़ाई ऐसी है जो इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है। इस वजह से ईरान उसे कंट्रोल कर सकता है। माइन लगा के या किसी और तरह से इन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी कि पूरी दुनिया के 30% ऑयल और गैस के जाने का रास्ता बंद कर दिया। तो अब क्या कहा जाए इस देश को? और फिर इस देश के साथ में जो ये एक ऑक्टोपस है, इसके बहुत सारी आतंकी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, कतैब हिजबुल्लाह, अल बदर। करीब करीब मिडिल ईस्ट के हर कंट्री के अंदर ईरान की कोई ना कोई एक आतंकी संगठन है। तो जो देश इस तरह के आतंकी संगठन को रखे मिडिल ईस्ट के अंदर या और जगह भी, तो उसमें ट्रंप का ये कहना रीजनेबल है कि इतिहास का सबसे ज्यादा क्रूर आदमी मारा गया, क्योंकि ये वही है कि जो भी प्रोटेस्टर था, इन्होंने कहा ये तो खुदा का दुश्मन है, लिहाजा उसकी सजा या तो मौत है। ठीक है पांडे जी, आप टीपी त्यागी जी की बात से कितना सहमत है कि ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आना कि सबसे क्रूर जो शख्स है उसका खात्मा हमने किया है, कि अलग अलग आतंकी प्रॉक्सीज को ये मिडिल ईस्ट में चला रहा था। अगर ये बात को एक सेकंड के लिए मान लें कि खमेनेई का खात्मा कर दिया इजराइल और अमेरिका की इस जॉइंट ऑपरेशन ने, तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? रिजाइम चेंज होगा या और विध्वंसक जो है ये होते हुए नजर आएगा? क्या आपको सर आगे नजर आ रहा है?
देखिए, निश्चित रूप से दो संभावनाएं हैं। मैं पहले रिजीम चेंज के बारे में बता दूं कि दो संभावनाएं हैं। एक तो ये कि जैसा कि वेनेजुला में जो स्ट्रेटजी फॉलो की गई थी कि वाइस प्रेसिडेंट को ही बोल दिया गया कि आप टेक ओवर कर लें, लेकिन ईरान में वो शायद संभव न हो पाए क्योंकि कोई रिलायबल या डोनाल्ड ट्रंप भक्त जो है वहां पर उस रिजीम में है, लीडरशिप में है, इसका मुझे थोड़ा डाउट लगता है। तो अब संभावना क्या बचती है, अगर आपस वहां पर नहीं है कुछ जिसको कि अमेरिका बिठा सके खुमैनी के गद्दी पर, तो बाहर से एक आदमी भेजना पड़ेगा। और रजा पहलवी के जो पुत्र हैं और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो उनको तैयार किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका उनके बारे में बहुत ज्यादा उनके पक्ष में नहीं है उनको लाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये समस्या रहेगी। और दूसरी बात जो आपने बोली कि क्या मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा, डिस्ट्रप्शन नेचुरली होगा क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, 19 यूएस बेसिस एयर बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, और ये देश जो है प्रसन्न होंगे कि क्योंकि अननेसेसरी अटैक्स हम देख रहे हैं कि 9 देशों पर ईरान ने जो है हमले किए। बाद में हालांकि उनसे बात करके कहा कि हमले हम नहीं कर रहे, आपके ऊपर नहीं कर रहे, हम यूएस सर जहन में एक सवाल है, क्या ये इराक पार्ट 2 या सीरिया पार्ट 2 जैसी स्टोरी तो यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर नहीं आएगी ईरान में? देखिए, संभावनाओं को टाला नहीं जा सकता, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार चीजें नहीं डेवलप हो रही हैं तो वो फिर ऑप्शन देखेंगे क्या है। क्योंकि जैसे कहीं भी आप कोई भी उदाहरण लीजिए, चाहे लीबिया हो, चाहे सूडान हो, या यमन हो, कहीं भी हो, हर जगह सीरिया हो, तो सब जगह अमेरिका ने देखा कि वो जो चाहते हैं उनका पिट्ठू ही काम करे और उनकी जो एजेंडा है, अमेरिकन एजेंडा है, उसको फॉलो करें। और सबसे बड़ा जो बात है कि ऑयल जो सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आपने बंद कर दिया, उसके बाद आपने पूरे विश्व के अंदर एक, अब देखिए जब मार्केट खुलेगा तो क्या शेयर मार्केट में क्या दहशत होगी वो देखेंगे, मिलेगी। साथ में ऑयल रेट्स भी जो है, क्रूड के रेट्स बहुत जबरदस्त आसमान छूएंगे। तो इन सबको देखते हुए ये जरूरी है कि ये देश जो है वो निश्चिंत हो और ये सोचे कि हाँ अब उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वो देश खुश होंगे। लेकिन निश्चित रूप से ईरान के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। रीजिम के बाद कौन आएगा, और कोई आएगा तो क्या वहाँ की लोकल जो क्राउड है, वहाँ की आवाम है, क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि हमने देखा है पिछले लगभग 2-3 महीने में कि वहाँ की आवाम 2 धड़ों में बटी हुई है। जो एक कट्टरपंथी है जो कि खुमैनी के सख्त समर्थक हैं, और दूसरे जो हैं उनके विरोधी हैं जो कि चाहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और खुलकर जीवन जिया जाए। और हमने देखा किस प्रकार महिलाएं भी उतर के आई। तो ये थोड़ा सा जो है ये फ्लूइड कंडीशन रहेगी और सही तस्वीर का आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे टीपी त्यागी जी, इससे पहले अगर मैं यूएस की स्ट्राइक्स की बात करूं तो उस वक्त ईरान में जहां पर भी यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी। क्या लगता है सर कि इस बारी यूएस और इजराइल बहुत क्लियर था कि खamenei का खात्मा करना पड़ेगा, तभी रिजाइम चेंज होगा और यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो बंद होगी? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खोमेनी का खात्मा हुआ है, खोमेनी का ही खात्मा नहीं हुआ, आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर का भी खात्मा हुआ है। इसके अलावा उनके 40 कमांडर्स मारे गए हैं। इसका मतलब ये कि जो टॉप लीडरशिप है वो करीब करीब खत्म हो गई है। सेकंड इन कमांड उस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते जैसे टॉप लीडरशिप होती है। पुराने जमाने में भी जब राजा मारा जाता था तो सेना में खलबली हो जाती थी। वैसे भी चूंकि खोमेनी के ये ऑर्डर्स थे कि जो भी मेरी सत्ता के खिलाफ बात करेगा या प्रोटेस्ट करेगा उसको खुदा का